Okay, let us start. Sir. So we are right now starting with the example on the house property. Okay, sir. एक बार रिवाइज करा दूं हाउस प्रॉपर्टी की प्रोविजन, करा दूं? चलेगा, पूछो, क्वेश्चन आता है कि नहीं देखते हैं. Okay, so this is right now we are solving one of the example relating to the income from house property. Mr. X is having the house property in Mumbai. He had given such house on rent of rupees 50,000 per month. Municipal tax paid rupees 25,000. Interest paid on capital borrowed for purchase of house property is 1,75,000. Calculate the income from house property. ये आपने रिवाइज किया था या फिर रिकॉर्डिंग देखा था कि नहीं देखा है अभी? प्रज्ञेश सर आवाज नहीं आ रही आपकी. सर थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन पूरा ऐसा नहीं है कि याद रहे, पूरा याद भी नहीं है. सुदीप आपको? शायद रिकॉर्डिंग देखा था मैंने. ओके, ऐसा आपको तो पता होगा ना शायद. सर मैंने इसका रिकॉर्डिंग देखा नहीं, एक्चुअली मैं कॉलेज था थोड़ा, तो मैं आज देखूंगी, रात को देखूंगी. ओके, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ हाउस प्रॉपर्टी का, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं. हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आएगी? रेंटल इनकम. रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज वेल एज द कॉमर्शियल प्रॉपर्टी. जो भी रेंट इनकम हमारी आती है, रेंट इनकम फ्रॉम बिल्डिंग एज वेल एज फ्रॉम द लैंड, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी हमारा रेंट आया होगा उसे हम मानेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ठीक है, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा अगर पेमेंट किया है तो. ठीक है, अगर पेमेंट नहीं किया है तो माइनस नहीं होगा. और म्युनिसिपल टैक्स किसे पे करना है? एसएससी को. अगर टेनेंट पे करता है तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. ठीक है, सो वॉट एवर द आंसर इट विल बी द नेट एनुअल वैल्यू. उसके बाद क्या मिलेगा? 30%. जैसे सैलरी में मिलता है 50,000 फ्लैट, ऐसे 30% ऑफ दिस एनएनवी विल बी द स्टैंडर्ड डिडक्शन. एंड नेक्स्ट वन इज द interest on capital borrowed capital under section 24B. Okay, so a interest on borrowed capital payment wages पे नहीं है. even though it is accrued but you have not paid, you can still claim deduction. समझ में आया? म्युनिसिपल टैक्स you must have paid. ठीक है, अगर टेनेंट ने पे किया है तो नहीं चलेगा, आपको ही पे करना पड़ेगा. ओके, एंड whatever the answer, it will be considered as a income chargeable under the house property. ठीक है, तो अब हम उसका एग्जांपल देख लेते हैं. सो मैं फिर से पढ़ता हूँ. मिस्टर एक्स हैविंग द हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई. He had given such house property on a rent of rupees 50,000. So ये रेंटल इनकम हो गई. कहाँ पे आएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में. ठीक है, 50,000 पर मंथ लिखा है, मतलब पूरे साल की इनकम कितनी हुई? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज 6 लाख. सो एक्चुअल रेंट को ही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पे मान लेंगे. सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी हुई मेरी? 6 लाख रुपए. समझ में आ रहा है? म्युनिसिपल टैक्स पेड रुपीज 25,000. तो यहाँ पे पेड लिखा हुआ है. ठीक है, और हम मान लेंगे कि मिस्टर एक्स ने ही पे किया है, ये टेनेंट ने पे नहीं किया है. अगर टेनेंट ने पे किया होता तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे लेस म्युनिसिपल टैक्स 25,000. ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर? 5,75,000. दिस इज कंसिडर्ड एज अ नेट एनुअल वैल्यू. ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन. 30% standard deduction of what? Net annual value.
तो 5,75,000 का आपको 30% करना है, उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल बोरोड फॉर परचेज ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी इज 1,75,000 फॉर FY 1920। ठीक है, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का जो भी इंटरेस्ट होगा हाउस प्रॉपर्टी का वो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड 1,75,000 एंड नेट फिगर इज योर इनकम फ्रॉम योर हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आया ये एग्जांपल? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो एक बार फिर से बताओ। क्लियर सर, क्लियर। ओके सर वापस बताइए ना, क्या बता रहे थे, मैं तो अभी आया हूँ। ओके मयंक, वी विल डिस्कस। हमने हाउस प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल यहाँ पे स्क्रॉल किया था। हाउस प्रॉपर्टी में क्या था, जो भी हमारा रेंट आएगा उसे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे, उसमें से अगर म्युनिसिपल टैक्स हमने पे किया है तो उसका हमें डिडक्शन मिलेगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स इज इक्वल टू नेट एनुअल वैल्यू, और उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। और जो भी इंटरेस्ट आपने वो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लोन बोरो की होगी, उसका जो भी इंटरेस्ट लगा होगा उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व किया है। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। मिस्टर एक्स इज हैविंग अ प्रॉपर्टी इन मुंबई, ही हैज गिवन सच हाउस प्रॉपर्टी ऑन अ रेंट 50,000 पर मंथ। तो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 लाख रुपए। ही हैज पेड म्युनिसिपल टैक्स 25,000, so municipal tax will be less from 6 lakh, so net annual value will be 5,75,000। और अब नेट एनुअल वैल्यू में से हमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट इज द इंटरेस्ट पेड ऑन सच बोरोड कैपिटल इज 1,75,000, so 1,75,000 is further reduced from this NAV and the net answer will be your income from house property। समझ में आया मयंक? हाँ सर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, TDS रेट। तो TDS का मतलब क्या है, किसी को पता है? डिडक्शन एट Tax सोर्स। deducted at source. ओके, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। वो कैसे डिडक्ट, कौन डिडक्ट करता है? टैक्स डिडक्ट कौन करता है अपना? कौन जिसने है? वेज किया होगा या फिर जो पेमेंट कर रहा है वो ही टैक्स डिडक्ट करेगा। ठीक है, मान लो मिस्टर एक्स इज गिविंग मी कमीशन ऑफ 5 लाख। ठीक है, he is liable for a tax audit and he is required to deduct the TDS. Then he will deduct TDS of 5%, that is 25,000, and he will pay only 4,75,000 to me। ठीक है, अगर मैंने कमीशन का इनवॉइस रेज किया है मिस्टर एक्स पे 5 लाख का, तो मिस्टर एक्स मुझे कितना पेमेंट करेंगे, सिर्फ 4,75,000। ठीक है, बाकी के 25,000 वो TDS डिडक्ट कर देंगे, और दिस 25,000 इन गवर्नमेंट अकाउंट। ठीक है, और जब भी मिस्टर एक्स TDS का रिटर्न भरेंगे तो ये 25,000 का मुझे इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाएगा। इट इज कंसिडर्ड एज माय एडवांस टैक्स। ओके, तो मेरी पूरे के पूरी इनकम में इनकम टैक्स रिटर्न में कितनी दिखाऊंगा, 5 लाख। 5 लाख पूरे की पूरी 5 लाख मेरी इनकम होगी, लेकिन मुझे मिलेगा कितना, सिर्फ 4,75,000। 25,000 इज माय TDS रिसीवेबल। जब भी मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो मेरी जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें से 25,000 रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अगर मिस्टर करेगा इसमें एक्स पार्टी है, वो सर हमको TDS सर्टिफिकेट देगा तो हम उसको सर उसको क्लेम कैसे करेंगे, वो जानना है थोड़ा।
हाँ, मिस्टर एक्स जब भी हमें पेमेंट करेगा 4,75,000 का करेगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया ना आपको? 25,000 का जो डिडक्शन हुआ टीडीएस का, आर यू इन दी प्रेजेंटेशन और अ व्हाइट बोर्ड? व्हाइट बोर्ड है अभी। व्हाइट बोर्ड है सर ये। ओके, अगर मिस्टर एक्स को मैंने 5 लाख का इनवॉइस दिया, 25,000 उसने टैक्स डिडक्ट करके 4,75,000 का पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब ये 25,000 का मुझे क्रेडिट कैसे मिलेगा, ठीक है। तो जब भी वो 25,000 का टीडीएस डिडक्ट करता है, उसके अगले महीने में विद इन 7 डे ही हैड टू पे टीडीएस टू द गवर्नमेंट अकाउंट, अंडरस्टैंड। अगर उसने दिसंबर में पे किया है, दिसंबर में पे किया है, तो जनवरी की 7 तारीख तक उसको ये 25,000 गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, ठीक है। और हर क्वार्टर एंड हो जाने के बाद मिस्टर एक्स को टीडीएस का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो अप्रैल मई जून इज द फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर इज द सेकंड क्वार्टर, एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज द थर्ड क्वार्टर। तो हमारे केस में क्या था, दिसंबर में पेमेंट हुआ है, ठीक है, तो उसको तीसरे क्वार्टर का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जब भी वो तीसरे क्वार्टर का रिटर्न फाइल करेगा, उसमें एक 25 लाख की इनकम और उसके सामने 25,000 का टीडीएस दिखाएगा, कोरस्पॉन्डिंग टू अवर पैन नंबर। समझ में आया? मेरे पैन नंबर के सामने ये 5 लाख की इनकम भी दिखाएगा और 25,000 का टीडीएस भी दिखाएगा। तो जब भी मैं अपना रिटर्न फाइल करूंगा, तब मुझे ये 25,000 का टीडीएस का क्रेडिट अपने आप मिल जाएगा। समझ में आया? पर यहाँ पे कंडीशन ये है कि उसने वैलिड रिटर्न फाइल किया होना चाहिए और वैलिड पैन नंबर कोट किया होना चाहिए। अगर मेरी जगह आपका पैन नंबर लिख दिया तो आपको क्रेडिट मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। समझ में आया? क्लियर प्रज्ञेश? यस सर, क्लियर। सर इसमें ये सर्टिफिकेट जो है वो कब इश्यू करेगा हमको? वो जैसे कि हमको पेमेंट किया काट के 25,000, हाँ, ठीक है सर, वो तो वो जो सर्टिफिकेट 25,000 का जो टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, टीडीएस तो वो हम रिटर्न जो भरते हैं अपन, उसके 15 दिन के बाद, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के 15 दिन के अंदर अंदर उसको टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करना होता है। इट इज अ कंपल्सरी, अदरवाइज 100 रुपीज पर डे इज अ पेनल्टी। ओके सर। अगर आपकी बैंक में डिपॉजिट है और अगर बैंक वाला आपका टीडीएस कट करता है, तो बैंक भी आपको फॉर्म नंबर 16A इश्यू करेगा, which is Okay. your TDS certificate. Clear? सर Now we will go for the presentation. So TDS में अलग अलग सेक्शन है, हम वन बाय वन उसको रीड करते हैं। सेक्शन 192 इज रिलेट टू दी सैलरी। अगर किसी की सैलरी एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो उसका एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें से टीडीएस डिडक्ट करके ही पेमेंट दे, ठीक है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ और मेरी सैलरी 15 लाख रुपए है, तो रिलायंस इंडस्ट्री इज लायबल टू डिडक्ट द टीडीएस एंड पे टू द गवर्नमेंट फ्रॉम माय सैलरी। समझ में आया? वो मुझे पूरे के पूरे 15 लाख नहीं देगी, हर महीने उसमें से टीडीएस काट के देगी। ओके, और टीडीएस कैसे कटेगा? एज पर द इनकम टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स स्लैब हमने कल पढ़ लिया है, समझ में आया? उसके हिसाब से यहाँ पे टीडीएस कट होगा। नेक्स्ट वन इज द सेक्शन नंबर 193। मैं आपको ये लेटेस्ट दिखाता हूँ, ये शायद अपडेटेड नहीं है। ये दिख रहा है ना आपको ये प्रेजेंटेशन? दिख रहा है सर। ओके, सो section 192 is relating to the salary and it is as per the slab rate. Understand? Section 192A, premature withdrawal from employee provident fund. अगर आपका पीएफ कट हुआ है और अगर आप उसमें से प्रीमेच्योर विड्रॉ कर रहे हैं और उसकी अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, तो कितना टीडीएस डिडक्ट होगा? 10%। समझ में आया? पूरे के पूरे 10% टीडीएस और पीएफ वाली अथॉरिटी आपका डिडक्ट कर देगी।
नेक्स्ट वन इज द इंटरेस्ट ऑन अ सिक्योरिटी। तो यहाँ पे लिमिट है 10,000, मतलब 10,000 सर, तक इंटरेस्ट है। हाँ बोलो। सर ये पीएफ विड्रॉल जो है उसमें हम ऑन अकाउंट जो विड्रॉल करते हैं, मानो कि उसकी फिक्स रेट है कि जैसे 1 लाख रुपीज उसमें से लिया आपने, जो पार्ट अमाउंट है, तो हाँ। उसमें से टीडीएस कटेगा कि बाद में जब पूरा विड्रॉल करेंगे तब लगेगा? नहीं, जब भी आप विड्रॉ करोगे तो लगेगा। इसकी कंडीशन है कुछ, ये पूरी की पूरी सेक्शन नहीं है, सिर्फ चार्ट है। उसकी कंडीशन है कि आपने 5 साल वर्क किया होना चाहिए और 5 साल आपने डिपॉजिट किया होना चाहिए पीएफ, तो नहीं कटेगा। या फिर आप किसी डिसेबिलिटी या फिर एम्प्लॉयमेंट आपकी नहीं है, चली गई आपकी नौकरी चली गई, तो उसकी वजह से विड्रॉ करेंगे तो नहीं कटेगा। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में ये प्री मैच्योर करते हो आप, तो उस पर टीडीएस कटेगा। और उसमें भी यानी कि अगर आप मिनिमम 5 इयर्स जॉब कंटिन्यूस होनी चाहिए। हाँ, ओके। और उसमें भी अगर आप 40,000 का विड्रॉल करते हो, 50,000 से कम है, तो टीडीएस नहीं लगेगा। दिस कॉलम इज रिगार्डिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब इतनी अमाउंट तक टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, उसके बाद ही होगा। लेकिन उसके बाद जो होगा वो ₹1 से होगा। समझ में आया? अगर पहले ये मैं नेक्स्ट सेक्शन बता दो, उसके बाद बताता हूँ आपको। सेक्शन 193 इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। 10,000 तक इंटरेस्ट है तो टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है। उसके बाद 10% टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। अगर मेरा इंटरेस्ट 9,000 ही हुआ है अभी तक, तो टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर अगले मंथ वापस 9,000 हुआ, तो 9 + 9 पूरे के पूरे 18,000 पे 10% कटेंगे। ठीक है, समझ में आया? जैसे ही मेरी लिमिट थ्रेशोल्ड से क्रॉस होती है, पूरे के पूरे अमाउंट पे टीडीएस कट होगा। नेक्स्ट वन इज द इंटरेस्ट ऑन अ सिक्योरिटी फॉर मनी इश्यूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एट एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे लिमिट 5,000 है और 10%, रेट इज द सेम। नेक्स्ट वन इज द डिविडेंड। तो डिविडेंड इनकम अभी तक क्या था कि एग्जाम था, क्योंकि कंपनी इज लायबल टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बट इस साल से क्या कर दिया, डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। सो डिविडेंड, whatever is your dividend income, 10% टीडीएस डिडक्ट करके ही आपको कंपनी डिविडेंड देगी। नेक्स्ट वन इज द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम योर बैंकिंग कंपनी, NBFC, post office, and extra. That is your, if you are making the FD with your State Bank of India and your interest on such FD is increased from 40,000 rupees, then 10% TDS will be deducted by SBI. अगर 50,000 का इंटरेस्ट हुआ मेरा पूरे साल का SBI से, तो SBI कितना डिडक्ट कर देगी, 5,000 रुपये। ठीक है, मुझे कितने मिलेंगे, 45,000। लेकिन मेरे इनकम टैक्स रिटर्न में कितने जाएंगे, पूरे के पूरे 50,000। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो 5,000 भी मुझे इनकम टैक्स रिटर्न में मिलेंगे टीडीएस की क्रेडिट, तो मेरी इनकम तो पूरे के पूरी 50,000 ही जाएगी। अंडरस्टैंड? यहाँ पे अगर सीनियर सिटीजन है तो लिमिट 50,000 है। समझ में आया? अगर नॉर्मल पर्सन है तो 40,000। नेक्स्ट वन इज दी सेक्शन 194B, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। तो 10,000 से ज्यादा अगर आपकी विनिंग है तो 30% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, 10,000 से ज्यादा है तो 30% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज दी, ये सेक्शन ज्यादातर यूज में आती है, 194C। जो भी बिजनेस करते हो तो ज्यादातर सेक्शन ए ही यूज में आती है। कॉन्ट्रैक्टर सिंगल ट्रांजेक्शन, अगर एक बिल है और उसकी वैल्यू 30,000 से ज्यादा है, तो 1% टीडीएस विल बी डिडक्टेड इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF। अदरवाइज 2% टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। समझ में आया प्रज्ञेश इसमें? सर, अगर मेरी कंपनी है ए लिमिटेड को, मेरी कंपनी है ए लिमिटेड, आपने मुझे बिल इश्यू किया 35,000 का कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो आई एम अ कंपनी, आपने मुझे बिल इश्यू किया, आप तो इंडिविजुअल हो, तो मैं आपका कितना टीडीएस डिडक्ट करूंगा, 1% या 2%?
1%. राइट 1%। ठीक है, सेम फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको बिल इश्यू किया है, आई एम एक्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैंने आपको सुदीप मैंने आपको टैक्स इनवॉइस इश्यू किया है 35,000 का, मैं कंपनी हूं, तो कितना परसेंट आप डीडीएस डिडक्ट करोगे? कितना? 2%. राइट राइट, गुड। तो अगर सिंगल बिल की वैल्यू 30,000 से अप है, सिंगल बिल, तो ये टीडीएस डिडक्ट होगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ डिडक्टी है। डिडक्टी का मतलब जिसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है वो, और डिडक्टर का मतलब जो टीडीएस काट रहा है वो। इन शॉर्ट, जो पेमेंट कर रहा है उसे डिडक्टर बोलेंगे, और जो रिसीव कर रहा है उसको डिडक्टी बोलेंगे। समझ में आया? आपको ये बिल देख के ये जानना है कि इसका पेमेंट किसको होने वाला है। जिसको पेमेंट होने वाला है उसको डिडक्टी बोलेंगे, और जो पेमेंट कर रहा है उसको डिडक्टर बोलेंगे। अब नेक्स्ट वन इज, अगर एक बिल 30,000 से ऊपर नहीं है पर पूरे साल में उसका 1 लाख से ज्यादा हो गया, ठीक है, पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा हो गया, मान लो 10,000 के मेरे 15 बिल हो गए, तो टोटल कितना होगा? 1,50,000। तो जैसे ही मेरा 1 लाख क्रॉस होता है, पूरे के पूरे 1 रुपीज से टीडीएस डिडक्ट होगा, एंड रेट इज 1% इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अदरवाइज 2%। समझ में आया? ये दोनों सेक्शन सेम ही है, 194 सी ही है, लेकिन कंडीशन क्या है? सिंगल बिल एंड मल्टीपल बिल। ओके, क्लियर है? क्योंकि ये Clear, sir, clear. में यूज आती है। मयंक, कुणाल, समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ सर। Yes, sir. Sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज द इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस हमें कहां से मिलेगा? अगर हम एलआईसी एजेंट है या फिर इंश्योरेंस एजेंट है, तो एलआईसी या इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, आईसीआईसीआई इंश्योरेंस, रिलायंस इंश्योरेंस, जो भी है वो इंश्योरेंस कंपनी अगर एलआईसी एजेंट या किसी और एजेंट को कमीशन देती है, और वह कमीशन की अमाउंट 15,000 से ज्यादा हो जाती है, तो 5% टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। समझ में आया? 5% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द मैच्योरिटी ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, अगर 1 लाख से ज्यादा आपकी एलआईसी पॉलिसी मैच्योर होके आती है, तो उस पर भी 5% टीडीएस लगेगा, लेकिन सारी एलआईसी मैच्योर होगी उस पर नहीं लगेगा। जो एलआईसी पहले से थी और उसकी वैल्यू 10% ऑफ सम एश्योर्ड से कम है, ठीक है, 10%, अगर आप 10% ऑफ सम एश्योर्ड का मतलब, अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की है तो प्रीमियम कितना होना चाहिए? 50,000 से कम होना चाहिए। समझ में आया? अगर आपकी पॉलिसी ये 10% वाली सिस्टम में नहीं आती है, तो वह पॉलिसी पे अगर 1 लाख रुपए रिसीव होते हैं मैच्योरिटी पे, तो 5% टीडीएस विल बी डिडक्टेड। ओके, नेक्स्ट वन इज दी, दिस इज नॉट रिलेवेंट, नॉन रेसिडेंट स्पोर्टमैन और स्पोर्ट एसोसिएशन, तो उस पर 20% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे देश में आईपीएल होती है और ऑस्ट्रेलिया के कोई भी प्लेयर यहाँ पे खेलने आते हैं, तो उसको जो भी पेमेंट होता है वो पेमेंट पे 20% टीडीएस उसका डिडक्ट हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि दे आर अर्निंग द इनकम इन अवर कंट्री। ओके, नेक्स्ट वन इज द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे लिमिटेड 2500 एंड 10% इज द टीडीएस लिमिट। ठीक है, 10% आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज दिस टू इज नॉट रिलेवेंट, much relevant for us. Next one is the 194H, that is your commission or a brokerage. तो हमने वो 5 लाख वाला एग्जांपल पढ़ा, 5 लाख में कितना टीडीएस कट हुआ था? 5%, 25,000 कट हुआ था, 4,75,000 की रिसिप्ट मिली थी। तो यहाँ पे क्या है? कमीशन 15,000 से ज्यादा हुआ, 5 लाख का कमीशन 15,000 से ज्यादा हुआ, 15,000 से ज्यादा हो गया तो पूरा ₹1 से टीडीएस कटेगा। तो 5 लाख के पूरे पे कितना परसेंट कटेगा? 5%। कितना कटा? 25,000।
समझ में आया हमारा एग्जाम्पल? ओके, कोई भी कमीशन है अगर 15,000 से ज्यादा है तो 5% का टीडीएस कट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट लैंड और बिल्डिंग एट एक्स्ट्रा। मतलब कि अगर आपने कोई भी प्रीमाइसेस रेंट पे दिया हुआ है और वो बंदा टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है, उसकी बिजनेस इनकम है, और वो अगर आपको 2,40,000 से ज्यादा रेंट दे रहा है तो टीडीएस 10% कटेगा। समझ में आया? और अगर प्लांट एंड मशीनरी का है तो 2% टीडीएस कटेगा। ओके, सर अगर 2 लाख से सर अगर 2 लाख से नीचे का हो तो कोई भी कुछ नहीं कटता है क्या सर? नहीं, 2,40,000 से नीचे हो तो कुछ भी नहीं कटेगा। समझ में आया? मेरा रेंट 20,000 पर मंथ है तो पूरे साल का कितना हुआ? 2,40,000। देयर इज नो नीड फॉर टीडीएस डिडक्शन। ठीक है, और अगर सर 25,000 है तो 3 हाँ। लाख हो गया पूरे साल का, तो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। इसमें याद ये तो सर रखना है। बोलो। प्लांट एंड मशीनरी में भी सर कोई फिक्स है क्या सर? अगर वो अगर दे तो किसी को? फिक्स है, सिर्फ रेट चेंज हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी में 2% टीडीएस एंड बिल्डिंग और लैंड है तो उसमें 10% टीडीएस होगा। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। तो यहाँ पे अगर 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करते हो, ठीक है, तो 1% टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। ठीक है, अगर आप 50 लाख से ऊपर की वैल्यू का घर परचेज करते हो, अपना घर खुद का, और वो फ्लैट की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको जब भी बिल्डर को पेमेंट करो उसमें से 1% अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस इनकम देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति सैलराइज पर्सन है या फिर उसकी सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है और अगर फ्लैट परचेज करता है और 50 लाख से ज्यादा वैल्यू है तो उस पे 1% टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी है। समझ में आया? नेक्स्ट वन इज दी रेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ 50,000 पर मंथ, तो 5% टीडीएस डिडक्ट होगा। तो इसमें और 194I और 194IB में क्या फर्क है, किसी को पता है? सर 194I आपका बेसिकली बिजनेस और उसके लिए आ गया, और 194IB में हाउस रेंट और इंडिविजुअल और एचयूएफ का आएगा। 194IB इज नॉट रिलेवेंट विद द बिजनेस इनकम। ठीक है, अगर आप 50,000 से ज्यादा रेंट पे कर रहे हो तो आपको 5% टीडीएस डिडक्ट करना है। लेकिन ऊपर क्या है, आपकी बिजनेस 2,40,000 चाहिए। अगर आपकी बिजनेस इनकम है और अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो ही टीडीएस डिडक्ट होगा। तो दोनों का डिफरेंस पता चल रहा है? कुणाल, यस सर, यस सर। प्रज्ञेश, समझ में आ रहा है ना? यस सर। Next is the 194J. This is not relevant. This is for the JDA. JDA is something like अगर मेरे पास लैंड है मेरी खुद की, ठीक है, और मैं उस पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा हूँ और मैं किसी बिल्डर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि भाई आप मेरी लैंड पे बिल्डिंग बनाओ, जो भी फ्लैट सेल आउट हो गए उसमें हम अपने अपने हिस्से से इनकम बांट लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा हूँ। दिस इज ए जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। लैंड बिल्डर की नहीं है, लैंड मेरी है, लेकिन फ्लैट वो बना रहा है और बेचेगा किसको? कस्टमर को। ठीक है, तो दिस इज द जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। तो अगर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में इंडिविजुअल और एचयूएफ को पेमेंट होता है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। समझ में आया? दिस इज अंडर सेक्शन 194IC. Next is the professional fee. This section is also relevant just like 194C. This is 194G, professional fees. इसमें क्या आएगा, किसी को पता है? प्रज्ञेश, प्रोफेशनल फीस में क्या आएगा? सर
ऐसे कि सीए है फिर वगैरह टीचर आएगा। हो गया क्या ऐसा? और सर, स्कूल डॉक्टरेट टीचर, कॉलेज प्रोफेसर, उन सब का प्रोफेशनल फीस आएगा इसमें। यस, उसका भी आएगा। अगर कॉलेज डिडक्ट करती है तो 194 जे में आएगा। ठीक है, और कोई? मयंक? डॉक्टर, डॉक्टर में भी आएगा सर शायद। लॉयर्स का होगा, साइंटिस्ट का लॉयर्स का होगा, होगा, डॉक्टर्स राइट का राइट। होगा। लॉयर्स का भी होगा। ठीक है, मतलब जो भी प्रोफेशनल पर्सन है या फिर जो भी हमें प्रोफेशनल स्किल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसको जो भी हम पेमेंट करेंगे, अगर 30,000 से अप है तो 10% डीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आपको आपके सीए ने 1 लाख रुपीस का टैक्स ऑडिट का बिल दिया, 1 लाख रुपए में से आपको 10% टीडीएस काटना है और 90,000 ही आपको सीए को पे करना पड़ेगा। ठीक है, 10,000 यू हैव टू पे एज ए टीडीएस टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज द टेक्निकल फीस। ठीक है, तो इसकी लिमिट भी 30,000 है, लेकिन यहाँ पे 2% है 10% की जगह। ठीक है, पेमेंट टू द कॉल सेंटर ऑपरेटर, जो भी कॉल सेंटर ऑपरेटर है उसको अगर पेमेंट करती है तो लिमिट है 30,000 और रेट है 2%। ठीक है, तो यहाँ पे याद क्या रखना है, अगर प्रोफेशनल फीस है तो 10%, अदरवाइज 2%। लिमिट इज 30,000 फिक्स। समझ में आया? सेक्शन है 194 जे। आपको रिलेवेंट सेक्शन कुछ ही होगी, सारी सेक्शन रिलेवेंट नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा कितनी सेक्शन हमें रोज बरोज में रिलेवेंट होगी। सेक्शन 194 जे डायरेक्टर्स फी, मतलब कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है उसमें मुकेश अंबानी डायरेक्टर है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की साल में 12 मीटिंग होती है। ठीक है, और 12 मीटिंग में से हर एक मीटिंग में मुकेश अंबानी को 5 लाख मीटिंग में अटेंड होने की फीस मिलती है सपोज। ठीक है, तो हर 5 लाख पे 10% डीडीएस डिडक्ट होगा। यहाँ पे लिमिट है 0। समझ में आया? यहाँ पे 30,000 की लिमिट नहीं है। So director sitting fee is deductible under section 194J without any limit at the rate of 10%. समझ में आया? फिर 194LA compensation on a transfer of a certain immovable property other than an agricultural land. तो कंपल्सरी एक्विजिशन हमने पढ़ा था, हमने बताया था कैपिटल गेन के टाइम पे, याद है? कुणाल, आपने अटेंड किया था कैपिटल गेन? यस सर। याद है कंपल्सरी एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? क्या सर? कंपल्सरी एक्विजिशन का मतलब सेम फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, ये है हमारी नर्मदा का प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट नर्मदा का प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रही है, गुजरात गवर्नमेंट। और यहाँ पे मेरी सोसाइटी है जिसमें घर है। ठीक है, सारे घर है। तो यहाँ पे ये नर्मदा के प्रोजेक्ट में ये सोसाइटी बीच में आ रही है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट तो रुकने वाला नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन सबको कंपल्सरी एक्वायर करके डिस्ट्रॉय कर देगी। समझ में आया? हाँ सर, याद आया, आपने बोला था वो अगर कोई हाईवे बना रही है और जैसे कि ब्रिज बना रही है तो जितनी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड आएगा जो भी, वो कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेगी, उसके सामने हमें उसका पेमेंट करेगी। सो जो भी कंपनसेशन ऑन अ ट्रांसफर ऑफ अ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो 10% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा आपका। समझ में आया? ये टीडीएस डिडक्ट क्यों होता है पता है आपको? किसी को पता है व्हाई टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और व्हाई द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड सच टीडीएस प्रोविजन? एनी आइडिया मयंक? मैं तो वैसे भी टैक्स भरने वाला हूँ मेरी इनकम में से, फिर मुझे 5 लाख कमीशन मिल रहा है तो आप मेरा टीडीएस क्यों काट रहे हो? मैं टैक्स भरने वाला ही हूँ मेरे 5 लाख में।
ये टीडीएस की प्रोविजन क्यों आई है, ऐसा पता है आपको? सर नहीं। तो टीडीएस इज बेसिकली, पहला तो क्या होता है कि टीडीएस की ड्यू डेट क्या है, मंथ पूरा होने के बाद 7 तारीख तक आपको टीडीएस का पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप रिटर्न फाइल करोगे और आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू 1 साल के बाद मिलेगी। पहला पॉइंट तो ये है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू हर मंथ मिलती रहेगी। समझ में आया? हर महीना टीडीएस का पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन भी आएगी। इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? अगर प्रज्ञेश ने मुझे 5 लाख का कमीशन दिया, अगर प्रज्ञेश टीडीएस का रिटर्न फाइल नहीं करता है तो जब तक मैं 5 लाख मेरी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाऊंगा गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट को पता तभी चलेगा जब मेरा केस स्क्रूटिनी में सिलेक्ट होगा, वरना तो पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर प्रज्ञेश ने मेरा टीडीएस डिडक्ट कर दिया और उसने मेरा इनकम टीडीएस का रिटर्न फाइल किया मेरे 5 नंबर कोड करके, तो गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी। गवर्नमेंट ने ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम पहले से बना रखी है, तो उसके पास सिस्टम चली जाएगी कि प्रज्ञेश ने मुझे 5 लाख का कमीशन दिया है, और अगर मैं ये 5 लाख का कमीशन नहीं दिखाऊंगा तो ये चोरी पकड़ ली जाएगी। समझ में आया? अपने आप टैक्स इवेजन इससे दूर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इसी वजह से टीडीएस की प्रोविजन लाई गई है, ठीक है। समझ में आया? इससे टैक्स चोरी भी कम होगी, गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी बढ़ेगी, गवर्नमेंट को जल्दी रेवेन्यू भी मिलेगी हर मंथ। सर देने वाला भी अगर नहीं काट के देता है तो फिर उसमें क्या होगा? देने वाला अगर नहीं काट के देता है और अगर ही इज लायबल फॉर अ टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट कल फिर से समझाया था ना मैंने, सेक्शन 44 AB की एक बार बताओ फिर से। टैक्स ऑडिट की अगर उसकी लायबिलिटी है, आपको आपकी लायबिलिटी टैक्स ऑडिट की है और मैंने आपको 5 लाख कमीशन का बिल दिया, ठीक है, 5% टीडीएस काट करना है, आपने पूरे के पूरे 5 लाख मुझे दे दिए, मतलब टीडीएस काटा नहीं गए, ठीक है। तो ये 5 लाख का खर्चा है, उसमें से आपको 30% डिसअलाउ हो जाएगा। हमने पढ़ा था, एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, हमने पढ़ा था ये टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा। गया सर, गया। क्या रहा? नॉन डिडक्शन और नॉन पेमेंट ऑफ टीडीएस ऑन सर्टेन पेमेंट। तो अभी हम टीडीएस पढ़ रहे हैं, समझ गए कि इतने इतने खर्चों पे मैंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है तो मेरा 30% का जो भी खर्चा होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। समझ में आया? अब याद आ गए आप लोगों को? सही है सर। हमने ये एग्जांपल भी पढ़ा था, प्रोफेशनल फीस इज पेड to 1% only and no amount of TDS is deducted, ठीक है। तो प्रोफेशनल फीस कितनी है? 40,000। 40,000 पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है। प्रोफेशनल फीस की लिमिट कितनी थी? 30,000। पढ़ा हमने? ये 40,000 है, 40,000 पे टीडीएस नहीं काटा है तो कितना डिसअलाउ होगा? पूरा 40,000 की 30%? ये रहा इसका आंसर, 30% of a professional fee disallowed due to TDS default, तो 12,000। तो ये 30% मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा। समझ में आया? मतलब मुझे पूरा का पूरा खर्चा अलाउ नहीं होगा। तो ये पहली कंडीशन है, अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो आपका पूरा का पूरा खर्चा अलाउ नहीं होगा। दूसरा और के पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन में भी एप्लीकेबल। समझ में आया? क्योंकि आपने एक्ट को वायोलेट किया है, आपने टीडीएस की प्रोविजन को वायोलेट किया है, तो देयर में बी अ पेनल्टी। अंडरस्टैंड? अगर ऑफिसर पेनल्टी डिटरमाइन करता है तो आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। ओके? नेक्स्ट इज द 194N,
पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट इन अ कैश, तो 1 करोड़ से ज्यादा अगर पेमेंट है तो 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, ये किसके लिए थे? बैंक के लिए। अगर आप बैंक में से कैश विड्रॉ करते हो, ठीक है, तो 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपने बैंक में से कैश विड्रॉ की तो बैंक आपका 2% टीडीएस डिडक्ट कर देगी। ठीक है, अब एक बात समझो आप, मैंने बैंक में से तो मेरे खुद के पैसे ही निकाले हैं, समझ में आया? इसमें तो ना बैंक की इनकम है ना मेरी इनकम है, समझ रहे हो आप? किसी की इनकम तो जनरेट हो नहीं रही है, तो यहाँ पे टीडीएस क्यों लाया गया 2%? ये अमाउंट देख रहे हो आप कितनी ज्यादा है? 1 करोड़। टू अवॉइड द ब्लैक मनी, ठीक है, और टू एनकरेज द डिजिटल ट्रांजेक्शन। और एक और चीज की गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन भी चली जाएगी कि भाई मैंने 1 करोड़ बैंक से विड्रॉ किए हैं, तो 1 करोड़ डाले कहाँ? कहीं मैंने ब्लैक मनी के लिए तो नहीं 1 करोड़ यूज कर दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन चली जाती है अपने आप, जैसे ही टीडीएस रिटर्न फाइल होता है तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, अगर अमाउंट इज मोर देन 20 लाख बट अप टू 1 करोड़ तो 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। अमाउंट एक्सीड 1 करोड़ देन 5% टीडीएस डिडक्ट होगा। ये दोनों सेक्शन सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर है तो 2% है, यहाँ पे 20 लाख से शुरू हो जाता है। ये दोनों में डिफरेंस क्यों है पता है? अगर आपने लास्ट 3 इयर्स में रिटर्न फाइल नहीं किए गए, लास्ट 3 इयर्स, ठीक है, तो आपको ये लिमिट लागू होगी 20 लाख वाली, समझ में आया? अगर आप लास्ट 3 साल से रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको 1 करोड़ वाली लिमिट लागू होगी। ओके, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को शेयर कर रखी है। ठीक है, आपको बैंक वालों को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने लास्ट 3 ईयर से रिटर्न फाइल किए है कि नहीं किए, उनको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किए है और अगर आप 20 लाख से ज्यादा जैसे ही कैश विड्रॉ करोगे तो आपका 2% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 3 साल के रिटर्न फाइल किए हैं और आप 50 लाख भी विड्रॉ करोगे तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, जैसे ही 1 करोड़ क्रॉस होगा टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, नाउ टीसीएस। व्हाट इज टीसीएस पता है किसी को? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। हाँ, और टीडीएस और टीसीएस में क्या फर्क है? टीसीएस से पेमेंट जो आती है ना उसके ऊपर कटता है ये। टीडीएस में क्या है कि हम पेमेंट करते हैं तब काटते हैं, टीसीएस में हम जो पेमेंट करता है उसे कलेक्ट करते हैं। समझ में आया? उसका नाम ही है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो ये एक स्क्रैप जनरली इस पे यूज होता है। जो भी स्क्रैप है, मैंने स्क्रैप का बिल बनाया, मैंने 50,000 की स्क्रैप बेची, ठीक है, तो 50,000 पे मुझे 1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। 50,500 इज द टोटल बिल वैल्यू। समझ में आया? लेकिन मेरी रेवेन्यू कितनी हुई? सिर्फ 50,000 ही। जो 1% मैंने कलेक्ट किया, इट इज डिपोजिटेड टू गवर्नमेंट अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? वो तो मैं सामने वाले बायर के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। ठीक है, so I am only the intermediary between the buyer and the government. So 500 is the tax paid on behalf of the buyer. Understand? सुदीप, समझ में आ रहा है ना? सुदीप, सर हाँ बोलो। हाँ सर, ये थोड़ा दोबारा बोलोगे ये स्क्रैप वाला थोड़ा, जो यानी जो खरीदता है हाँ स्क्रैप उसमें से माइनस करना है टीडीएस। हाँ, उसमें से टीडीएस नहीं है, टीसीएस है। सॉरी टीसीएस। अगर मैं आपको स्क्रैप सेल कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ इसकी वैल्यू हुई 50,000 रुपये, बेसिक वैल्यू। ठीक है, 50,000 तो आपको मुझे पेमेंट करने, और मैं 1% उससे ज्यादा लगाऊंगा। 50,000 का 1% कितना होता है? 500 रुपये। तो आपको मुझे कितना पेमेंट करना है? 50,500। ठीक है,
मेरी रेवेन्यू कितनी हुई? सिर्फ 50,000। 500 रुपये में आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे ये 500 रुपये की आपको क्रेडिट मिल जाएगी। समझ में आया? ठीक है सर, गेट इट। ओके, तो स्क्रैप जो भी सेल आउट होती है उसमें टीसीएस लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द टेंडू लीव्स, टीसीएस इज 5%, टिम्बर ऑब्टेन अंडर द फॉरेस्ट लीज और अदर मोड 2.5%। तो अब इसमें एक नया अमेंडमेंट आया है जो कि इंटरेस्टिंग सेक्शन है, TCS on the receipt basis. Sale of any goods other than goods exported out of India of the value exceeding 50 lakhs applicable from 1st October 2020। मतलब 3 महीने पहले ही आई हुई है सेक्शन। समझ में आया? अगर मैं सुदीप आपको सेल ऑफ गुड्स करता हूँ, ठीक है, आपको मैंने 1 करोड़ के गुड्स बेचे, ठीक है, तो आपको मुझे कितना पेमेंट करना है? 1 करोड़ पूरा का पूरा। ठीक है, तो उस पे मैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस भी लूंगा। ठीक है, दिस इज ऑन द रिसिप्ट बेसिस नॉट ऑन द इनवॉइस बेसिस। अभी तक हमने पढ़ा जो भी टीडीएस टीसीएस ऑल आर ऑन ए इनवॉइस बेसिस, दिस इज ऑन ए रिसिप्ट बेसिस। तो जब मैं 1 करोड़ का बिल रेज करूंगा तभी टीसीएस नहीं लूंगा। जब भी सुदीप मुझे पेमेंट करेगा on such receipt basis exceeding rupees 50 लाख, अभी तक क्या था? लिमिट एक्सेड होगी तो पहले रुपीज से टीडीएस या टीसीएस कट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ का बिल है, 50 लाख पहले से माइनस हो जाएंगे, बाकी के 50 लाख पे 0.01% इज द टीसीएस रेट। ठीक है, तो 50 लाख प्लस 0.01% TCS Sudeep had to pay to me and I have to pay to the government on behalf of Sudeep. Understand? फिर से बताओ, ये नया पॉइंट आया है, इससे 3 महीने पहले ही आया हुआ है। कि सर कोई भी एक पार्टी है जिससे हम बिजनेस कर रहे हैं, हाँ, तो उसका टोटल टर्नओवर मानो कि अप्रैल से अक्टूबर तक 48,000 है, 48 लाख है। ठीक है, अभी जैसा ही उसका अक्टूबर में उसका 50 लाख ऊपर शुरू हो गया। टर्नओवर नहीं, टर्नओवर नहीं, सिर्फ आपके साथ मेरा ट्रांजेक्शन है ना, वो 50 लाख से अप होना चाहिए। वही बोल रहा हूँ, ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ। ट्रांजेक्शन अगर उसका 50 लाख के ऊपर चला गया तो उसका टीसीएस कटना शुरू हो जाएगा, वही है ना सर? हाँ, और वो एक कंडीशन है कि मेरा टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तो ये सेक्शन लागू होगी। ठीक है, पिछले साल में मेरा टर्नओवर 9 करोड़ 99 लाख है तो ये सेक्शन लागू नहीं होगी। मेरा टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, तो मुझे ये सेक्शन लागू होगी। अगर मैंने आपके साथ 50 लाख से ज्यादा बिजनेस किया तो 50 लाख से जो भी ज्यादा का बिजनेस है उस पर ये टीसीएस लगेगा, बाकी आगे वाली वैल्यू पे नहीं लगेगा। समझ में आया? सर अगर कोई गुड्स आउट ऑफ कंट्री बेचता है, हम लोग 50 लाख के ऊपर ही बेचता है, तो सर उसमें लगेगा ये टीसीएस? नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट में तो पैसा कौन देगा ज्यादा? आउट ऑफ इंडिया वाले थोड़ी पैसा देंगे, और उस पर रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट ही कहाँ है? मैं आउट ऑफ इंडिया गुड्स बेच रहा हूँ तो किसी की इनकम नहीं हो रही है, इनकम तो मेरी हो रही है। आउटसाइड इंडिया वाले के लिए तो ये वो खर्चा है। ठीक है, तो उससे हमें कोई टैक्स लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? और एक्सपोर्ट पे अगर ऐसा चालू किया गवर्नमेंट ने तो हमारे देश से एक्सपोर्ट ही बंद हो जाएगा, कोई बाहर वाला खरीदेगा ही नहीं। समझ में आया? दिस इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? गवर्नमेंट के पास इससे इंफॉर्मेशन जाएगी और सारे के सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन पोर्टल पे ट्रेस हो गए कि इस बंदे का इसके साथ इतना ट्रांजेक्शन हो रहा है। सर पिछले साल में यानी कि मानो कि अभी ये चल रहा है 2021, हाँ, तो उसका 90-20 का ट्रांजेक्शन 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ओके, यानी कलेक्शन ना, नहीं, टर्नओवर। टर्नओवर। ओके, देखो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 90-20 का मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए तो ही ये सेक्शन लागू होगी। समझ में आया? मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, ये सेक्शन लागू हो गई। अब मुझे देखना है
मैंने किसके साथ बिजनेस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा आई है मेरी, ठीक है। ओके अगर ईसा के साथ मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन है और 40 लाख की रिसिप्ट आई है तो वो इसमें ये सेक्शन लागू नहीं होगी। लेकिन कृणाल के साथ मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन है 60 लाख का, तो 50 लाख से जो भी ज्यादा का वॉल्यूम है 10 लाख का, 10 लाख का जब भी कृणाल मुझे पेमेंट करेगा तो वो 10 लाख के पोर्शन पे उसको टीसीएस मुझे देना पड़ेगा। समझ में आया? एग्जैक्टली सर। So this is relevant to your TDS and TCS chapter. इसमें से आपको कौन कौन से सेक्शन रिलेवेंट है मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 192 इज योर रिलेवेंट सेक्शन, जो हमें हर रोज यूजफुल होती है वो, ठीक है। सेक्शन 194A, क्योंकि हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ एफडी वगैरह तो होती ही है, ठीक है। ये 10,000 है नहीं है, अब 40,000 हो गए हैं, ठीक है। 40,000 हो गए, 40,000 तक कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा बैंक एफडी इंटरेस्ट में। फिर 194C, फिर आएगा 194H, I एंड J, ठीक है। इतनी सेक्शन ज्यादातर टीडीएस की रिलेवेंट है। अगर आपको बाकी कुछ भी नहीं आएगा तो उतने सारे ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं बाकी के सेक्शन के, सिर्फ इतने सेक्शन ही ज्यादातर रिलेशन में आती है बिजनेस में। क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका खर्चा कौन कौन सा होगा? आप सेल्समैन को कमीशन दोगे, ठीक है, तो कमीशन पे टीडीएस होगा। एम्प्लॉय को सैलरी दोगे, सैलरी का टीडीएस आएगा। प्रोफेशनल फीस दोगे सीए, वकील एक्सेट्रा को, तो उस पर टीडीएस आएगा। अगर आपने फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है तो फैक्ट्री का रेंट का पेमेंट होगा। प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे ले रखी है तो उसका रेंट का पेमेंट होगा। तो ये जो मेजोरिटी एक्सपेंस है वो इसी सेक्शन के रिलेटेड है। बाकी की सेक्शन आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, बाकी की सेक्शन रेयर केस में यूज होती है। समझ में आया? और स्क्रैप के केस में भी, मतलब टीसीएस के केस में भी, टीसीएस आपके प्रेजेंटेशन में नहीं था फिर भी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। टीसीएस के केस में भी ओनली स्क्रैप इज द मोस्ट यूजफुल, ठीक है। बाकी सारे इतने यूजफुल नहीं है, क्योंकि स्क्रैप ऐसी चीज है जो हर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होती है, ठीक है। अगर मैं कुछ भी मैन्युफैक्चर करूंगा तो स्क्रैप तो जनरेट होगी ही रॉ मटेरियल में से। समझ में आया? तो मैं स्क्रैप तो सेल आउट करूंगा ही, तो जो भी स्क्रैप सेल आउट करूंगा उस पर टीसीएस लगेगा। तो हर एक सेक्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अब एक चीज और थी, जो मैंने आज आपको रेट बताए वो जनरल रेट जो इनकम टैक्स ने नोटिफाई किए हैं टीडीएस के, ठीक है। लेकिन इस साल, पर्टिकुलर इस साल कोरोना की वजह से 14 मई से 31 मार्च तक, ये नीचे आप देखो प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है आपको, 14 मई से 31 मार्च तक जो भी मैंने आपको रेट बोले उसमें 20% गवर्नमेंट ने डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है। मतलब प्रोफेशनल फीस में कितना टीडीएस था? 10% था। तो इस साल कोरोना की वजह से 10% की जगह गवर्नमेंट ने कितना कर दिया? 25% डिस्काउंट, यानी 7.5%। समझ में आया? बट इट इज रिलीफ फॉर वन टाइम ड्यू टू कोरोना वायरस। समझ में आया? एक इसलिए लाया गया कि अगर मैं टीडीएस डिडक्ट करता हूं तो पूरी जो टीडीएस की अमाउंट है गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, और मार्केट में अभी कैश की रिक्वायरमेंट है, लोगों के पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। तो अगर टीडीएस लेस डिडक्ट होगा तो मेरे पास पैसा ज्यादा आएगा। समझ में आया? मेरी वर्किंग कैपिटल की नीड कम हो जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए ये टीडीएस का रेट रिड्यूस किया हुआ है 25%। समझ में आया? जो भी बेच रेट है उसका 25% आपको रिड्यूस कर देना है फिलहाल इस साल के लिए। ओके, नाउ टीडीएस ड्यू डेट फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट, टीडीएस एज वेल एज द टीसीएस बोथ, ठीक है। मैंने बोला था मंथ खत्म हो जाने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको टीडीएस का पेमेंट कर देना है। तो आप देखोगे अप्रैल से फरवरी तक हर एक मंथ में अगले मंथ की 7 तारीख तक आपको टीडीएस पे कर देना है। अप्रैल का 7 मई का 7 जून का 7 जुलाई का 7 अगस्त का 7 सितंबर एंड सो ऑन। समझ में आया?
लेकिन अगर मार्च मंथ है तो इसमें रिलीफ दे रखी है 30 अप्रैल। अगर मार्च मंथ का टीडीएस है तो आपको 30 दिन मिलेंगे, ठीक है, अदरवाइज आपको 7 दिन मिलेंगे। समझ में आया? इतने डेज के अंदर आपको पेमेंट कर ही देना है, ठीक है। और टीडीएस कब कटेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, उसका मतलब क्या होता है? अभी हम पेमेंट करते हैं उसी टाइम उसको क्रेडिट देनी पड़ेगी। नहीं नहीं, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट का तो मतलब पता चल गया, लेकिन क्रेडिट का मतलब? क्रेडिट का मतलब बिल डेट। बिल डेट, मैंने आपको इनवॉइस रेज किया 5 लाख रुपए का आज 5 जनवरी, ठीक है, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में 5 जनवरी से ही एंट्री होगी, ठीक है। तो क्रेडिट कौन से डेट पे हुआ? 5 जनवरी, ठीक है। 5 जनवरी आपने मुझे पेमेंट किया 5 फरवरी को। सो पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर इज योर टीडीएस डिडक्शन डेट। सो जनवरी में टीडीएस डिडक्ट होगा या फरवरी में? 5 जनवरी को बिल दिया, 5 फरवरी को आपने पेमेंट किया, टीडीएस कब डिडक्ट होगा? जनवरी में या फरवरी में? फरवरी में होगा सर। नहीं, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, बोल तो रहा हूं। ओके। बिल दिया या फिर पेमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर। समझ में आया? अगर एडवांस में पेमेंट कर दिया तो भले ही बिल नहीं आया है, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, ओके। पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ओके। और ये पेमेंट की ड्यू डेट भी मैंने आपको बता दी। अगर मान लो अप्रैल का टीडीएस डिडक्ट आपने कर दिया, 7 मई तक आपने पे नहीं किया, तो क्या होगा? 7 मई की जगह मैंने 8 मई को पे किया, क्या होगा? पेनल्टी? पेनल्टी तो नहीं लगेगी, एक दिन में क्या पेनल्टी लगाएगा? और कुछ? मयंक, कुणाल? लेट फी, इंटरेस्ट? कुणाल क्या लगेगा? एक दिन मैंने लेट पेमेंट किया है, लेट फी, इंटरेस्ट लगेगा सर एक दिन का। इंटरेस्ट लगेगा, राइट, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट का पैसा यूज किया है मेरे बिजनेस के लिए। समझ में आया? सो अगर एक दिन भी मैंने गवर्नमेंट को लेट पेमेंट किया, 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, 1 महीने का। अगर 15 दिन लेट पेमेंट करता हूं तो भी 1 महीने का, 29 डेज लेट पेमेंट करता हूं तो भी 1 महीने का, और अगर 1 मंथ और 5 डेज लेट पेमेंट करता हूं तो कितना इंटरेस्ट लगेगा? 2 महीने का। समझ में आया? और इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1.5% पर मंथ, ठीक है। मान लो मैं अगर अप्रैल मंथ का टीडीएस 4 महीने के बाद पेमेंट करता हूँ तो कितना इंटरेस्ट लगेगा? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 6% इंटरेस्ट आई हैव टू पे। समझ में आया? तो अगर आप गवर्नमेंट का कोई भी ड्यू लेट भरते हो तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। हमने एडवांस टैक्स बढ़ा था ना, एडवांस टैक्स में आया था ना ये इंटरेस्ट 234B एंड 234C। हाँ सर, बढ़ा था ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो भी आप गवर्नमेंट को लेट पेमेंट किया मतलब इंटरेस्ट इज चार्जेबल। अब टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट, अब प्रज्ञेश आपने पूछा था ना कि मुझे क्रेडिट कैसे मिलेगी, तो जैसे ही क्वार्टर खत्म होता है, पहला क्वार्टर है अप्रैल टू जून, उसका रिटर्न मुझे 31 जुलाई तक फाइल करना है, ठीक है। जो भी डिडक्टर होगा वो 31 जुलाई तक फाइल करेगा। इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी? सारे डिडक्ट के पैन नंबर, रिलेवेंट सेक्शन जो हमने पढ़ी ना अभी 194C 194J, ठीक है, उस पे कितना पेमेंट हुआ है, कौन सी डेट पे क्रेडिट हुई है और कितना टीडीएस कटा है, पूरे के पूरी 1 बाय 1 एंट्री जाएगी इसमें, ठीक है। और उसके हिसाब से जो भी डिडक्टिव होगा उसको क्रेडिट मिल जाएगी टीडीएस की, ठीक है। तो अप्रैल से जून का रिटर्न भरने की लास्ट डेट है 31 जुलाई, ठीक है। ये इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, टीडीएस रिटर्न है, ओके। कोई नंबर आता है कि भाई इसका नाम ही टीडीएस रिटर्न है? इसका टीडीएस रिटर्न इसका नाम ही है, और इसमें 2 रिटर्न होते हैं, 24Q
एंड 26Q, ठीक है। 24Q इज रिलेटिंग टू योर सैलरी रिटर्न। अगर सैलरी का टीडीएस कट हुआ है तो 24Q फाइल होगा, अदर देन सैलरी है तो 26Q आएगा, और टीसीएस का रिटर्न है तो 27EQ आएगा। समझ में आया? और अगर नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया तो 27Q आएगा, ठीक है। 4 रिटर्न है, इसमें जो क्वार्टर का होगा उसके हिसाब से नंबर चेंज हो जाएगा। अगर फर्स्ट क्वार्टर है तो फर्स्ट क्वार्टर, अगर सेकंड क्वार्टर है तो सेकंड क्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। 24 सर ये जो चीज है आप बता रहे हो वो सर इस स्लाइड में ऐड हो सकती है, आप दे देंगे ऐड करके? वो मैं बता दूंगा, ऐड करवा दूंगा, ठीक है, मैं बोल दूंगा उनको। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। तो अप्रैल से जून का जो टीडीएस रिटर्न की डेट होगी वो 31 जुलाई, 1 महीना मिलता है। समझ में आया आपको? टीडीएस का पेमेंट 7 दिन में पेमेंट करना होता है, हमने पढ़ा। रिटर्न के लिए 1 महीना मिलता है, ठीक है। जुलाई से सितंबर 31 अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर 31 जनवरी, एंड जनवरी से मार्च इज 31 मई। तो यहाँ पे कितने मंथ मिले? 2 मंथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप टीडीएस का पेमेंट भी तो लेट करते हो, आपको 1 महीना तो यहाँ पे मिल जाता है। समझ में आया? ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं कि आगे करना है। सर हो जाएगा आज के लिए। बहुत है सर। तो अभी तक कल किस करें। आज सारा का सारा था वो थोड़ा एडवांस लेवल का ही था। समझ में आया? जी यस सर। अभी तक किसी को डाउट है? सर एक क्वेश्चन था कि ये जो टीडीएस है उसके ऊपर जो रेट लगाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, वो सर अभी भी वही फिक्स है कि चेंज हो गए सब? यानी कि कोविड की वजह से नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोविड के अलावा की बात कर रहा हूँ। जैसे रूटीन भाई में ये जो मैंने आपको बताया, जो ये रेट है ना, ये हाँ। जो रेट मैंने आपको बताया ना, वो लेटेस्ट चार्ट है। अच्छा, आज के दिन में भी ये रेट एप्लीकेबल है, पर ओके इनकम टैक्स क्या है, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट कभी भी ओके नोटिफिकेशन निकाल देती है, ठीक है। जो मैंने अभी लास्ट में पढ़ा है ना आपको, 3 महीने पहले ये सेक्शन आई है, टीसीएस वाला ठीक है। टीसीएस वाला हाँ, टीसीएस वाला, ठीक है। और हर एक बजट में, बजट कब होता है? 1 फरवरी को। फरवरी को। 28 फरवरी को होता था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने वो डेट चेंज करके 1 फरवरी कर दी है। तो ओके हर एक बजट में इनकम टैक्स और जीएसटी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इतना पढ़ लिया इनफ नहीं है, आपको अपडेट तो रहना ही पड़ेगा, ठीक है। रहना ही पड़ेगा। वरना तो ये सारे रेट भी चेंज हो जाएंगे, और क्या पता मैंने जो पढ़ाया वो बजट में निकल भी जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये रहेगा। समझ में आया? अभी फरवरी आ भी रहा है सर। हाँ, तो फिर ठीक है। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से रेवेन्यू, ट्रांजैक्शन और जो भी एडवाइजरी होती है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, कॉस्ट अकाउंट इंस्टीट्यूट, या फिर कंपनी सेक्रेटरी, या फिर बिजनेस एसोसिएशन, या फिर लॉयर, या बिजनेस पर्सन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सबसे सजेशन लेती है बजट बनाने के लिए। और उसमें गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू का बजट भी बनाती है कि हमें इतना रेवेन्यू तो कलेक्ट करना है, उसके हिसाब से बजट बनता है। समझ में आया? तो गवर्नमेंट को लगता है कि भाई टैक्स रेट बढ़ाने की जरूरत है, एग्जम्पशन कम करने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट कुछ भी निकाल सकती है इसमें। समझ में आया? ओके, कुछ और डाउट है? ओके सर। नो सर। ऐसा आपने तो किया होगा ना टीडीएस वाला, कि नहीं किया हुआ है? सर किया हुआ है मेरा। ओके, तो टीडीएस रिटर्न फाइल किए है आपने कि नहीं किए? सर रिटर्न नहीं फाइल किया, बट पढ़ा हुआ है, क्योंकि जब तक मैं ये सब करती मैंने जॉब चेंज कर लिया था एक्चुअली उसमें। ओके ओके। सर दूसरा एक क्वेश्चन था कि ये जो इनकम टैक्स और टीडीएस का है, तो सर उसका एग्जांपल आप करके बताएंगे कि फिर कैसे है? हमको लाइव रिटर्न बताएंगे? लाइव रिटर्न तो नहीं, अगर ऐसा है तो हम पीडीएफ इनकम टैक्स साइट से डाउनलोड करके मैं आपको बता दूंगा कि आईटीआर में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। ओके सर। मेरा जीएसटी वगैरह फाइल किया हुआ है सारा। ओके। जैसे हमको समीर सर ने जीएसटी में डेमोस्ट्रेशन दिया था जीएसटी का रिटर्न कैसे भरते हैं, वैसे सर आईटी और ये इनकम टैक्स और दोनों का अगर
डेमोस्ट्रेशन हो जाए तो भी अच्छा रहेगा हमारे हाँ, लिए। पर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं पूरे के पूरे जो इनकम टैक्स की यूटिलिटी है, ठीक है, हाँ। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है और आपको जी सर। खुद में रिटर्न फाइल करना है, ठीक है, हाँ सर। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, उसमें आप इंफॉर्मेशन कर दो और आपका रिटर्न कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मैं आपको वही एक फॉर्म दिखा दूंगा। ओके ठीक सर, है, ठीक है, ठीक चलेगा चलेगा सर। ओके, थैंक्स लॉट सर। ओके, गुड नाइट, बाय। ओके सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। Right, sir.